जय हिंद बच्चों। आज फिर नई क्लास के साथ आपके सामने आ रहा है। तो आज की क्लास में अपन जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज की क्लास में अपन क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रश्नावली के अंदर के क्वेश्चन आप करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप जितना प्रयास कर सकते हैं खुद से करिए और कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा खुद से करेंगे तो बेहतर आपका होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसमें मेरी कोशिश रहेगी कि आज पूरे क्वेश्चन ही कर दिए जाएं, और अगर आपने खुद से घर में भी लगाया होगा तो उससे आपको बेनिफिट ही होगी, क्योंकि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन लगाते हैं उतना बेनिफिट आपको होगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा है, तो आप इसको देखिए और इसको करना कैसे है इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक चीज यहां पे दिख रही होगी कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। मतलब रिक्त समुच्चय जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब परिचय दे रहा था, समझा रहा था, तो उस समय आपको बताया था कि रिक्त समुच्चय क्या है। ठीक है, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा रिक्त समुच्चय वो है जिसमें समुच्चय में एक भी अवयव ना हो, जिसमें समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता है। ठीक है, वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। उसको फाई से भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और मैंने और भी चीजों से आपको बताया था। ठीक है, तो अब इस पे आते हैं अपन। पहले लिखा है कि दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। दो से भाज्य मतलब आप पहली बात तो आपको यहीं पे दिमाग खुल जाना चाहिए कि यहां पे दो से भाज्य की बात किया। ठीक है, कि दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब भाग चला जाए। ठीक, और यहां पे किसकी बात कर दी इसने? विषम। विषम की बात कर दी। प्राकृतिक संख्या से कोई मतलब नहीं, प्राकृतिक हो उससे अपने को नहीं मतलब। अपने को यहाँ टॉपिक क्या दे दिया इसने? विषम। विषम का मतलब हो गया कि 1, 3, 5, 7, 9, है ना। तो ये क्या आपको लगता है कि दो से भाज्य है? अगर मैं बोलूं कि 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या दो से भाज्य है? ये तो आप किसी भी तरीके से आप देखें तो जो दो से भाग जा रहा है वो सम में आ रहा है ना, तो ये तो सीधा विषम है। विषम की बात कर रहा है, और विषम में तो दो से कोई भाज्य होगा ही नहीं। जब कुछ भी नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? वो भी एक फाई है। मतलब कि या फिर ऐसे बना सकते हैं, आप फाई लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह सेट को छोड़ सकते हैं, समुच्चय को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये रिक्त समुच्चय की पहचान होगी। मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया था। आगे बढ़ते हैं कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या है, ठीक है, जो खुद से कटे किसी और से ना कटे, ऐसी संख्या हमको देखनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ऐसी संख्या में यदि मैं बात करूं तो आपको पता होगा दो खुद से कट रहा है, 2, 3, 5, 7, 9 तो पहाड़े में आता है। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 7, फिर आपका हो गया 11, 13, इसी तरह आगे जाएगा। तो इसमें बोला कि सम अभाज्य, सम की बात किया। सम का मतलब इसमें तो ये भी 3 विषम आ रहा है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, विषम सभी संख्या विषम ही आएंगी। मात्र बच रहा है क्या? 2। तो ये तो रिक्त है ही नहीं। इसमें तो आपका क्या आया? इसमें आपका 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं, ये है रिक्त समुच्चय। ठीक है, इसमें तो पहले से एक अवयव आपका आ रहा है, तो ये तो रिक्त होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, जो आपका x दे रखा है वो एक प्राकृतिक संख्या है जिसमें x छोटा है 5 से, x का जो मान होगा वो 5 से छोटा है, और साथ ही में x का मान बड़ा है किससे? 7 से।
तो दो चीजें कैसे हो सकती हैं कि आपसे ये भी कह रहा है कि x का मान छोटा है 5 से, ठीक है, सॉरी, x का मान 5 से छोटा हो रहा है, मतलब 5 बड़ा है, और x का मान दूसरी कंडीशन पे दे रहा है कि x का मान बड़ा है 7 से। मतलब यहां पे x का मान बड़े छोटे को बता रहा है, यहां x के मान के बड़े को बता रहा है। तो ये दोनों चीजें कैसे मुमकिन हो सकती हैं कि मतलब यहां पे 5 से बड़ा और यहां 7 की जो वैल्यू है वो उससे छोटी होनी चाहिए, मतलब x का मान बड़ा होना चाहिए। तो अब कैसे रख सकते हैं, मतलब 7 से बड़ा तो 8 9 10 हो गए। यहाँ पे यहां आपसे बोल रहा है कि 5 से छोटा रखना है, 5 से छोटा का मतलब 4 3 2 1 ये रखना है, ये उल्टा कंडीशन बता रहा है, ठीक। तो ये सब चीजों को देखकर जब इनमें कुछ चीजें आपको शो नहीं हो रही, दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं, तो वो क्या बन रहा है, ये भी एक रिक्त समुच्चय बन रहा है, ठीक है। इसी तरह y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ क्या होता है, कॉमन। देखिए इसका मतलब हो गया उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब हो गया कि ऐसी रेखा है जो आपके पास एक रेखा हो और रेखा पर कोई अन्य रेखा ऐसे क्रॉस करे, मतलब उसको काटे, और काटने पर जो वहां पे जिस बिंदु पर काटेगी वो बिंदु बनेगा उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है। मान लीजिए एक रेखा मैंने ऐसे निकाली, ठीक, उस रेखा पर एक रेखा और इस तरह निकली, ठीक। तो यहां पे जो ये देखिए इस रेखा पर भी एक बिंदु ये है, इस रेखा पर भी एक बिंदु है, मतलब ये क्या बन गया, इसको कहेंगे उभयनिष्ठ बिंदु, ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जो ये कहता है उस हिसाब से अपन चलता है। इसने कहा कि दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, तो दो समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, देखिए दो समांतर रेखाएं जो होती हैं, एक ये रेखा हो गई, ठीक है, एक ये रेखा। समांतर का मतलब ये, ठीक है, समांतर का मतलब ऐसी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा की तो उसने बात ही नहीं की। तो समांतर रेखा है ये, समांतर रेखाओं पर क्या आपको कहीं उभयनिष्ठ बिंदु दिख रहा है, यहां तो कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। और जब उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे इसके लिए, इसके में तो कोई अवयव आ ही नहीं रहा है, तो इस कंडीशन पे भी क्या हुआ, ये समुच्चय जो होगा रिक्त होगा इसका, ठीक है। तो देखिए अपने को एक दो और ये तीन, तीन इसमें जो है रिक्त समुच्चय मिले, एक में जो है रिक्त समुच्चय नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसमें अवयव थे। तो आपको ये पूरी चीजें समझ में आई होंगी कि विषम विषम प्राकृतिक संख्या वो होगी जिसमें 1 3 5 7 वगैरह 9 ये सब जो है दो से भाज्य नहीं हो सकते। जो दो से भाज्य होगा वो सम होगा, विषम तो हो ही नहीं सकता। ये बातें आपके दिमाग में पहले होनी चाहिए। तो उस कंडीशन पे वो रिक्त हो गया। दूसरी कंडीशन पे बोला कि समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो समअभाज्य संख्या जो खुद से कटे किसी और से ना कटे, तो अब खुद से तो दो ही कट रहा, दो ही एक ऐसा सम है, तीन तो है ही नहीं। तो उस कंडीशन पे दो हमारा निकल रहा है, एक सम एक ही, तो रिक्त नहीं है। दूसरी कंडीशन में आप बोलते हैं एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल है, ये तो हम मान रहे हैं कि एक्स चलो प्राकृतिक संख्या है, पर कंडीशन उसने दो दे दिए। पहली कंडीशन में ये कहता है कि एक्स छोटा है 5 से, ठीक है, और दूसरी कंडीशन में बोलता है कि एक्स बड़ा है 7 से। पहली कंडीशन में एक्स छोटा बता रहा है 5 से, और दूसरी कंडीशन में बोलता है कि एक्स बड़ा है 7 से। तो दोनों चीजें कैसे हो सकती है, तो उस कंडीशन पे भी क्या होगा, रिक्त हो गया। फिर किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, तो समांतर रेखा में कभी भी उभयनिष्ठ बिंदु हो ही नहीं सकता। मान लीजिए आपके पास दो सीढ़ी है, ठीक, आपके पास दो सीढ़ी है। समांतर का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। अगर आपके पास ये सीढ़ी है तो समांतर, ये समांतर ही कहलाएगी। सीढ़ी जो होगी समांतर होगी। कभी आपने सीढ़ी तो ये नहीं देखी होगी कि एक सीढ़ी ये ऐसी हो, यहां तो डंडा नहीं बना है कि कोई यहां से डंडा लेके चढ़ जाए। यहां डंडा होगा तो मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पैर रखेगा, यहां पैर रखेगा, यहां रखेगा तो सीधा नीचे ही तो जाएगा, ऊपर थोड़ी जाएगा। तो ये समांतर रेखा हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो जब ये समांतर रेखा मतलब दोनों बराबर सेम लाइन,
उसमें उभयनिष्ठ बिंदु कॉमन बिंदु कोई है ही नहीं, इसका कोई पॉइंट कॉमन मिल ही नहीं रहा है। तो जब कुछ नहीं मिल रहा है तो ये भी क्या हुआ, रिक्त समुच्चय हो गया। ये बातें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा परिमित है और कौन अपरिमित है। ठीक है, परिमित मतलब जो इसमें अवयवों की संख्या लिमिट हो, और अपरिमित मतलब अवयवों की संख्या लिमिट नहीं होती, मतलब वो फिक्स नहीं है। ठीक है, अनंत तक जाएगी। और परिमित में फिक्स होगी, मतलब अगर 15 है तो 15 आपको गिन सकते हैं, लेकिन ऐसी संख्या जिसको आप गिन ही नहीं सकते। ठीक है, अब जैसे अवयव जिसको आप गिन नहीं सकते। तो देखिए अब इसमें चेक करते हैं अपन कौन सा परिमित है कौन सा अपरिमित है। तो आप ये खुद भी लगा सकते हैं। पहला क्या है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीने आपको पता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सब। तो आपको बिल्कुल हो सकता है जनवरी हो सकता है, फरवरी हो सकता है जो कि चल रहा है, इसी तरह दिसंबर तक जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप बिल्कुल गिन सकते हैं। तो इसको, ये तो क्या हुआ, परिमित हो गया। इसको क्या लिखेंगे आप, ये परिमित है। ठीक है, आगे बढ़िए। दूसरे में दिया हुआ है कि 1 2 3 डैश डैश, ये तो एक प्राकृतिक संख्या हो गई, 1 से स्टार्ट हो गया अनंत तक जाना। तो ये क्या परिमित है क्या अपरिमित है, ये तो अनंत तक जा रहे हैं, आप गिन ही नहीं सकते हो। तो क्या बन गया, अपरिमित। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1 से लेकर 100 तक है तीसरा नंबर। 1 से लेकर 100 तक मतलब मैं इसको गिन पा रहा हूं, 100 तक ही जा रहा है, 101 नहीं जा रहा है, 102 नहीं जा रहा है, आगे तक नहीं जा रहा है, अनंत तक नहीं जा रहा है। ये क्या बन गया, ये परिमित हो गया, ये फिक्स है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े, 100 से बड़े कौन से हो गए, 100 से बड़े मतलब 101 102 103, वो भी धन लेना है, धन पूर्णांक को पॉजिटिव पे लेना है। ठीक, कितना जाएगा, 101 होगा, 102 होगा क्योंकि 100 से बड़े होना चाहिए, 103 हो गया, ऐसे ही चलता जाएगा। 100 से बड़े की बात किया और कहां तक बोले ये भी नहीं बोला, वो तो पूर्णांकों की बात की, तो अनंत तक जाएंगे। तो ये भी क्या बन गया आपका, अपरिमित। ये भी अपरिमित हो गया। देखिए क्वेश्चन को यदि आप पढ़ेंगे और आपको यदि पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या, ये सभी संख्या यदि आपको ज्ञान है तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अगर आपको इन चीजों का ज्ञान नहीं है तो बेटा मैथ तो पहले छोड़ दो। आप अगर आपसे ये चीजें नहीं समझ में आती तो ठीक है, 11th में मैथ्स लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप 10th में अच्छे मार्क्स ले आए तो आप मैथ्स चुन लेंगे, ये नहीं होता। इसके विषय में बात करेंगे बाद में। चलिए, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों की समुच्चय। 99 से छोटे, अब 99 से छोटा आपको लेना है 99 से, तो ये तो फिक्स बता रहा है ना कि 99 से छोटा आपको लेना है, और वो भी अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक, तो देखिए इसमें अपन क्या करेंगे, 99 से छोटा करना है आपको, जो 99 से अभाज्य हो, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जो खुद से कटे, किसी और से ना कटे, ऐसी संख्या आपने को ढूंढनी है। तो देखिए, तो सबसे पहले इसमें जो आएगा वो होगा 1 3 5 7। अब 98 लेंगे तो 98 तो कट रहा है, 99 भी कट रहा है, इससे छोटे में आएंगे तो 97। तो ये क्या हुआ, इसकी लिमिट हो गई, ये फिक्स हो गया, मतलब ये क्या हो गया आपका, परिमित हो गया। ये परिमित समुच्चय हो गया। ठीक है, तो आपको पूरी चीजें समझ में आ गई कि इसमें अपरिमित कौन है और परिमित अपरिमित कौन है, क्योंकि आपको ये बातें, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा परिमित होगा कौन सा अपरिमित होगा। परिमित वो होगा जिसमें अवयवों की संख्या लिमिट मतलब फिक्स होगी, और अपरिमित में अवयवों की संख्या जो एलिमेंट्स होंगे उनका फिक्स नहीं होगा। ठीक है, वो अनंत तक होंगे जिनकी गिनती आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बनेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन इसके बात करते हैं अपन, इसको देख लीजिए।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके तीसरा और चौथा, जो कि मैंने पहला दूसरा आपसे करा दिया था, और अब इसके बाद अपन करते हैं तीसरा और चौथा नंबर। ठीक है, तीसरे और चौथे नंबर में जो लिखा है वो ये लिखा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। सेम वही पूछ दिया जो पहले पूछा था कि परिमित कौन सा है, अपरिमित कौन सा है। ठीक है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं परिमित और अपरिमित के बारे में। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये लिखे हुए हैं पहले इसको समझेंगे तभी जाके इसको हल कर पाएंगे। बिना समझे आप हल नहीं कर सकते, क्योंकि बिना समझे हल करने का मतलब अर्थ नहीं, गलत होगा आपका, और फिर आप जो परिमित होगा उसको अपरिमित मार के आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिए। चलिए मैं एक एक करके क्वेश्चन को समझाता हूं कैसे कैसे। पहले लिखा है कि एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के समांतर, तो आपको पता होगा ये हमारा एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये y होता है, ये y डैश होता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो भैया x अक्ष के समांतर कितनी रेखा जा सकती है, तो ये x अक्ष है। अभी मैंने समांतर का मतलब समझाया, समांतर का मतलब मैंने अभी पहले ही बताया है कि समांतर मतलब होता है कि सीढ़ी जो होती है, सीढ़ी के किनारे किनारे जो डंडे लगे होते हैं वो बराबर होते हैं, तभी वहां पे सीढ़ी पे बीच बीच में देखे होंगे आप लोग कि एक एक वहां पे चढ़ने के लिए, पैर रखने के लिए जगह बनी होती है। अगर वहां पे अगर इस तरह ना हो, समांतर ना होता, सीढ़ी का एक जो भाग है उसको लंबा होता और दूसरा भाग छोटा होता, तो कहां से ऊपर चढ़ पाते फिर? तो बराबर हो ही नहीं सकता, समांतर हो ही नहीं सकता। तो मुझे एक्स के ही समांतर, एक्स अक्ष के समांतर, क्योंकि इसमें ना धन की बात नहीं किया, धन और ऋण की बात नहीं किया, उसने सिर्फ एक्स अक्ष की बात की। तो यह है एक्स अक्ष। अब एक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखा आप खींच सकते हो, तो मैं खींच के दिखाता हूं। एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, पांच रेखा, छह रेखा, और जो कि अनंत होता है। ये y भी अनंत तक जाएगा, x भी अनंत तक जाएगा, x डैश भी अनंत तक जाएगा, y डैश भी अनंत तक जाएगा। तो ये रेखा भी कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। तो क्या होगा? तो इस कंडीशन पे पहला जो है क्या होगा, ये अपरिमित, अपरिमित होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेखा समांतर खींची जा रही है एक्स अक्ष के, वो कैसी जा रही है? वो पूरी अनंत तक जा रही है, क्योंकि रेखा एक्स अक्ष भी अनंत तक है, वाई अक्ष का भी अनंत तक है, तो रेखा भी जो खींची जा रही है वो भी अनंत तक खींची जाएंगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में तो फिक्स है ना कि ए से लेकर जेड तक, वो तो फिक्स है। मतलब अगर मैं लिखता भी हूं तो ए से लिखूंगा कहां तक? जेड तक, ए से लेकर जेड तक, जो कि फिक्स है। अब फिक्स है तो उसको क्या बोलेंगे आप? परिमित। जिस अवयव को आप समुच्चयों में अवयव को गिन सकते हैं, काउंटेबल है, उसको परिमित, और जिसको अनकाउंटेबल है, जिसको गिन नहीं सकते हैं, वो अपरिमित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, मतलब 5 के पहाड़े से बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 5 गुणे 1 मतलब 5, 2 10, 3 15, इसी तरह 4 20, ये इसी तरह 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। मतलब ये तो काउंट हो ही नहीं सकते, इधर प्राकृतिक संख्या चलते जा रही है, ये 5 के गुणज होते जा रहा है। तो ये क्या है? ये परिमित है क्या? परिमित है। लगातार ये संख्याएं बढ़ते जा रही हैं। ये 25 होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे 30 होगा, फिर 7 लेंगे, फिर 8 लेंगे, फिर 9 लेंगे, फिर 10 लेंगे, फिर 11 लेंगे, फिर 12 लेंगे, ये चलता जाएगा। तो इसको काउंट कितना करेंगे आप? तो ये भी किस कंडीशन पे जा रहा है? अपरिमित, अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे में आप देखेंगे पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी में रहने वाले जानवर भी फिक्स हैं, क्योंकि जब इनका काउंटिंग की जाएगी तो वो फिक्स है कि हाँ इतने जानवर हैं और कितने प्रकार के जानवर हैं, वो सब चीजें आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अगर काउंट करने स्टार्ट की जाएगी तो ये भी एक फिक्स है, क्योंकि अगर आपके यहाँ जानवर हैं
पृथ्वी पर, पृथ्वी में बहुत प्रकार के जानवर हैं तो उनका काउंट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे व्यक्ति का काउंट किया जा सकता है, घर में रहने वाले व्यक्ति की संख्या कितनी है, एक जनगणना होती है, जनगणना के हिसाब से पता चल जाता है कि कितने व्यक्ति घर में है। जैसे हमारे भारत में अभी 150 करोड़ की जनसंख्या है, तो हमको पता है ना, जनगणना हुआ, इससे हमको जानकारी हो गई। उसी तरह जितने भी पृथ्वी पर रहने वाले जानवर होंगे वो भी फिक्स होंगे। ठीक है, तो ये भी क्या बन रहा है, परिमित हो रहा है। ठीक है, उनका भी फिक्स है। मूल बिंदु, जो कि मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब इसने थोड़ा घुमाया, अब इसमें भी इसी प्रकार से बनाऊंगा मैं कि मान लीजिए आपके पास एक्स अक्ष है, एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। ठीक, अब बोलता है मूल बिंदु तो आपको यहां पे होता है, पॉइंट पे, बीच में मूल बिंदु होता है। अब ये मूल बिंदु से कितने वृत्त गुजर सकते हैं, तो चलिए गुजारिए। तो मान लीजिए मैंने एक निकाला, इसी प्रकार मैं इस मूल बिंदु से दूसरा, इसी प्रकार तीसरा, इसी प्रकार चौथा, इसी प्रकार पांचवा, इसी प्रकार ये जाता जा रहा है, दिख रहा है आपको। अब इसी तरह ये भी एक्स की तरफ जाएगा। अब यहां से भी करूंगा तो यहां से भी 1, यहां से 2, फिर यहीं से 3, यहीं से 4, तो ये चलता जा रहा है। वृत्तों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। तो ये भी क्या बन रहा है, क्योंकि तो आप काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी क्या बन रहा है आपका, परिमित, सॉरी अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तो जितने भी मैंने आपको समझाया, देखिए हिंदी में पूरा शब्द लिखा हुआ है। अभी लग रहा होगा कि गणित है, ये तो पूरा हिंदी नजर आ रही है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 10वीं में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 95 96 छू लेंगे, उसके बाद बोलेंगे हम गणित लेंगे। तो भैया सोच समझ के गणित लीजिए। अगर आपसे समझ में आ रहा है कि बनेगा तभी गणित लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिए। क्योंकि इस हिसाब से अगर आप सोच रहे हैं कि मैं क्योंकि एक तो पेपर 10वीं का पेपर इस प्रकार आता है कि एक तो सिलेबस है, और उस सिलेबस में अगर 12-13 चैप्टर है तो 13 चैप्टर में बोलेंगे कि आप 2 चैप्टर मत पढ़ो, इंपॉर्टेंट वो चीजें आएंगी नहीं, आप थोड़े थोड़े पढ़ लो, उससे नंबर बन जाएंगे। अब तो 80 नंबर के पेपर हो रहे हैं, 100 नंबर का तो जमाना गया कि 100 नंबर में बेचारा 33 भी लाने के लिए रोना पड़ता था। ज्यादा बोर्ड एग्जाम में तो थोड़ी बहुत बता भी देते हैं, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव बता देंगे, 20 नंबर का बता देंगे। ये तो बच्चे एक दूसरे को देख लिए, टीचर वहां बैठ के वहां अपना काम कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं। तो ऐसे अगर रहेगा तो आपसे ना कुछ बनेगा ना कुछ जानेंगे। तो विशेष इस पे ध्यान दीजिए कि अगर आप गणित ले रहे हैं तो सबसे ज्यादा कोशिश करिए कि मैथ्स आपसे अच्छी बननी चाहिए, तब आप गणित लीजिए। अन्यथा अगर आपको सिर्फ क्लास पास होना है और सिर्फ निकलना है तो उसके हिसाब से मत लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर भी, जो कि मैंने बताया था समान समुच्चय में, अभी जब मैंने नेक्स्ट जो वीडियो बनाया था पहले, उस वीडियो में बताया था कि ए इक्वल टू बी अथवा नहीं है, मतलब नहीं का अर्थ हो गया कि ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब कि आपको यह बताने कि ए बराबर बी है, और दूसरे कंडीशन पे ए बराबर नहीं है बी के। ठीक, हमको ये बताना है। तो सबसे पहले अपन, ये सबसे सरल है, आप देखते रहिए, आपसे बनता जाएगा। पहली चीज, पहले वाले को जब हम करते हैं तो इसमें लिखा है, जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, जो अवयव लिखे हुए हैं, वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। वही सेम बी में भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी डी है, दोनों में मिल रहा है। बी से भी मिला लीजिए, ए से भी मिला लीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर है बी के। यही आपको बताना था। दूसरी कंडीशन, इसमें 4 है, इसमें 8 है, चलिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 8 है, इसमें 12 है, इसमें 12 तो नहीं है, यहाँ 16 है, यहाँ तो 16 है, लेकिन यहाँ 18 नहीं है। तो इस कंडीशन पे ये ए बराबर नहीं है बी के, ये कंडीशन हो गई। दूसरे में बोलता है कि 2 4 6 8 10 ये दे रखा है आपको। दूसरा आपको समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, ये रोस्टर रूप में। तो x सच दैट x सम धन पूर्णांक है जो x से छोटा है, बराबर है 10। ठीक है, मतलब 10 बड़ा है, बराबर है x से। तो उस कंडीशन पे अपन को क्या करना है, सबसे पहले इसको अपन को तोड़ना पड़ेगा रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में मैं जब बदलता हूं तो इसको जब करूंगा तो सम धन पूर्णांक की बात किया। सम धन पूर्णांक मतलब 2 4 6 8 और 10 को भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि 10 अगला क्या होगा, 10 ही होगा, क्योंकि 10 बराबर की बात किया। और मैंने पहले भी कहा था कि जब यहां बराबर का चिन्ह बोले
तो आप उसको 10 तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 4 6 8 10 है, यहाँ भी 2 4 6 8 10 है, मतलब ये क्या हो गया, तीसरा नंबर क्या हो गया, a इक्वल टू बी। ठीक, सेम कंडीशन, x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। गुणज का मतलब अभी भी मैंने जस्ट बताया था आपसे, 10 एकम 10, 20, 30, 40। ठीक है, तो अब इसको आप रोस्टर में बदलिए, तो 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, ऐसे ही चलता जाएगा। अब मिलाइए, इसकी मैच करिए। मैच जब करेंगे तो यहां तो 10 है, यहां 10 है, यहां 20 है, पर यहां तो 15 है, तो क्या दोनों मैच हो रहे हैं? आपको यहां लग रहा है कि यहां 20 है और यहां तो 15 है, पर यहां 20 है, फिर यहां 25 है, यहां नहीं है। दोनों में अगर सेम नहीं है तो बराबर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको अभी समझाए और जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए वो आपको पूरी तरह मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सबसे पहली बात, गणित को करना नहीं है, समझना है। समझिए और फिर करिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ क्वेश्चन लगाऊं और इसे सीख जाऊं, तो ये नहीं होगा। क्वेश्चन को आप समझिए करना कैसे है, फिर उसको ट्राई करिए। एक बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, प्रयास करिए, तभी बनेगा। ठीक है,